हेलो बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1.3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कुलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हमें पता है कि जो कुलम्स लॉ है बच्चों वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, एंड आगे लिखा है न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो दो स्टेशनरी पॉइंट मासेस के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो देखो उनके फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई। 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं इतना फोर्स लगाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और 2 पॉइंट मासेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है। मतलब 2 पॉइंट मासेस एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इतना सबको पता है। आगे लिखा है बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस। अब इस इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये 1/r² आ रखा है और यहाँ पे 1/r² आ रखा है ना, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, लिखा है ना बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, एंड मासेस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर आगे लिखा कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बस हमें क्या करना है, ये जो फोर्सेस है ना, कौन सी फोर्सेस? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका बस क्या करना है, इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है और बस उनका रेशो निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालना है, मतलब एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी करना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करना है। लेकिन करना तो है, लेकिन किसके लिए करना है? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो हमें यह बताना है कि इन दोनों ने जो भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया होगा, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा ना, उसका रेशो निकालना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यहाँ नेगेटिव बना दिया, प्रोटॉन के लिए मैंने यहाँ पॉजिटिव बना दिया, ये r डिस्टेंस दूर है। अब इसमें जो चार्ज होता है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम चार्ज होता है। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक, चार्ज होता है, दोनों में सेम चार्ज कैरी करते हैं, बस एक में नेगेटिव चार्ज होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। अब हमें क्या करना है भाई, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया है, एक दूसरे पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है आपका F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 चार्ज कितना है? ये इलेक्ट्रॉन है चार्ज। अब Q2 कितना है? ये प्रोटॉन है चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका E × E डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है? इतनी है। ठीक है, इसी को अभी हम पुट करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, तो फाइनली यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है? ये दोनों फोर्सेस क्या है? भाई ये जो फोर्सेस लग रही हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो अट्रैक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। माइनस का कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा ही ना, यही मीनिंग है कि वो अट्रैक्टिव है। अगर पॉजिटिव आता है फोर्स तो इसका मतलब रिपल्सिव होती है, मतलब वो एक दूसरे को रेपल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस आ रखा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकलेगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9। इसकी वैल्यू कितनी होता है? 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू, ये तो पता ही होगी आपको। अब ये ई की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻⁻19, ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो चलो माइनस मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और ये भी आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि ये फोर्स जो है ये फोर्स अट्रैक्टिव है। देखो यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बता रखा है, ये चीज़ें डिस्कस कर रखी है मैंने। ठीक है, अब इन दोनों ने एक दूसरे पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया उसे भी निकाल लेते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था ना और ये आपका प्रोटॉन था, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 × 10⁻⁻31। ये आपको पता ही होगा, अब ये गिवन भी है हमें। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ये होता है आपका 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है r। देखो यहाँ पे हमें गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों ने बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है, तो ये पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास में जो फोर्स लगाएगा उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये है, ये वाला फॉर्मूला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, G m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना होता है पता है आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, इंटू m1 कितना दे रखा है यहाँ पे, m1 इंटू m2 है ना, तो m1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और m2 मतलब प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 और ये हो जाएगा आपका r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब बस मुझे क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है, बस एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी कर देना, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी कर देना, इन्हीं का तो रेशो निकालना था, बाकी क्या करना था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एफ ई की, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे जब हम रेशो निकाल रहे हैं ना, तो रेशो कभी नेगेटिव में थोड़ा ना आता रेशो, तो इस नेगेटिव साइन को आप कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन तो जस्ट यहाँ पे ये बता रहा था कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है, बस इतना ही बता रहा था, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं पहले, ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 हो गया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 टू 38 और 38 और ये 9 कितना हो जाएगा, आई थिंक 38 29 होगा, ठीक है, 10⁻29। इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइडेड बाय, ये लिखा मैंने 6.67 इंटू 9.11 ये और इंटू 1.67 लिखा, इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना हो रहा है, 30 40 50 57 58 और ये 68 69, ये 10⁻69 हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू इतनी आएगी 10⁻69, ठीक है। तो अब ये आगे हो जाएगा आपका एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल टू, देखो बच्चों जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना, इतनी वैल्यू को, ये जो है इसे जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.227 इंटू ये 10⁻29, ये ऊपर जाएगा 10⁻69। तो ये कितना हो जाएगा 0.227 इंटू ये 29 है, 39 49 59 69, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देन फाइनली आप इस डेसिमल को, इसे आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये 2.27 हो जाएगा, डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 10⁻⁻1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 10⁻40 भी आएगा, तो ये फाइनली ये हो जाएगा आपका 2.27 इंटू 10 इसको सॉल्व कीजिए, -1 है ये 40 है तो 10⁻39, तो आप इसे राउंड ऑफ में 2.3 इंटू 10⁻39 भी लिख सकते हो। 227 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ ना। तो ये आपका रेशो निकल गया, ये जो हमें रेशो निकालना था। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो रेशो, हमारा रेशो आया 2.3 इंटू 10⁻39 और यहाँ पे जो रेशो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻39। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सही है। एक्चुअली बच्चों मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आंसर थोड़ा अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी ना, देखो ये जो 1/4πε0 होता है ना, इसकी वैल्यू 8.987 लेकर के चल रहा है, इसकी वैल्यू 8.987 इंटू 10⁻9 लेकर के चल रहा है, इसीलिए आंसर यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया है। लेकिन हम यहाँ पे 1/4πε0 की जो वैल्यू ले रहे थे वो 9 इंटू 10⁻9 लेकर के चल रहे थे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर आ रहा है। अब देखो अभी सेकेंड पार्ट भी है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फॉर 2 प्रोटोन, अब हमें 2 प्रोटोन के लिए, बच्चों ये भी आपका प्रोटोन है, मान लो ये भी प्रोटोन है, ये भी प्रोटोन है, ठीक है। चलो इसे ई से ही लिख देता हूँ, ई और ई। प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आर डिस्टेंस है, तो हमें इनमें इनके ये आपस में एक दूसरे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे, उसका रेशो बताना है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ये प्रोटोन है, ये भी प्रोटोन है, तो ये क्या करेगा, ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना इस तरफ, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स होगी वो कितना होगा, 1/4πε0, इन दोनों का प्रोडक्ट E इंटू ई, जिसे हम Q1 इंटू Q2 बोलते हैं, E इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है और ये 1/4πε0 की जगह 9 इंटू 10⁻9 आ गया, ठीक है। तो मैंने इसे बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है, फिर उनका रेशो करना है, ठीक है। तो ये ये आपका प्रोटोन है, ये भी आपका प्रोटोन है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है बच्चों, पता है आपको। तो जो मास ऑफ प्रोटोन होगा बच्चों वो होता है आपका 1 ये गिवन है अभी, है, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है एनसीईआरटी में, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये इसका मास ऑफ प्रोटोन कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये वैल्यू तो हमें गिवन है। तो ये पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पॉइंट मास होता है, तो ये दोनों पॉइंट मास एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, जी की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको,
तो g का वैल्यू होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 m1 इंटू m2, मतलब ये वाला मास और ये वाला मास, इन दोनों मास को हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस इन दोनों, इक्वेशन सेकंड हो गई, बस इन दोनों को डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, एफ ई ये है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो ये एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी कितना होगा। देखो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, और ये 19 हो जाएगा, और ये 9 कितना होगा, ये 38, और ये हो जाएगा आपका -10⁻29 होगा। ठीक है, और ये इसे 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 27 कितना होगा, ये 54, और ये 11 भी है 64, 65, 10⁻65 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इसे ऊपर भेज दूंगा तो ये 10⁻65 हो जाएगा। अब देखो इसे अगर मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, इसको अगर मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आती है 1.3। ठीक है, इसे अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो, और ये कितना हो जाएगा, -10⁻29 65 कितना, 30 35 36 10⁻36। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो इतना आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻36। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, लास्ट है, यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, देखो बी पार्ट, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। इतनी डिस्टेंस दे रखी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतनी डिस्टेंस दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर होता है, अपार्ट प्लेस्ड है वो। हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बताना है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से उनमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा, बस उसी एक्सेलरेशन को हमें कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये मान लो ये r डिस्टेंस दूर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना इन दोनों में, उसकी वजह से एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, तो 1/4πε0 E इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो तो नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फोर्स तो वैसे आपका नेगेटिव में ही आएगा, लेकिन फोर्स नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, बस दैट्स इट। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कभी पॉजिटिव ले लिया कभी नेगेटिव ले लिया। बच्चों थोड़ा दिमाग होना चाहिए, बस थोड़ा समझदारी दिखानी होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आप डेटा में ये बता रहे हो कि, अगर ये भी बता रहे हो कि ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तब देन पॉजिटिव नेगेटिव को भी ध्यान दो, अदरवाइज आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर मैं यहाँ नेगेटिव पुट भी कर देता हूँ ना तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा। बस होगा क्या, उस नेगेटिव का मतलब इतना ही है कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है, जो कि है भी भाई। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही तो करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कितना है बच्चों, आर यहाँ पे कितना दे रखा है, आर की वैल्यू दे रही है 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम दे रही है ना, 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जो है चलो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10⁻20 भी लिखा जा सकता है ना, -10⁻10 का स्क्वायर है तो इसे 10⁻20 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मैं आंसर आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लीज इसकी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻8 न्यूटन आ रहा है। इतना एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, देखो एनसीईआरटी में 2.3 दे रखा है। देखो एनसीईआरटी में जो फोर्स दे रखा है ना 2.3 इंटू 10⁻8 दे रखा है, हमारा 2.5 आया। पता है क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू ना 9 इंटू 10⁻9 नहीं लिखी हुई है, उसने लिखी है 8.987 ले रही है, इंटू 10⁻9 ले रही है, इसलिए थोड़ा अंतर आ रहा है आंसर में। ठीक है, परेशान नहीं होना, एक ही चीज है। अब देखो हमें क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ जो हमें कैलकुलेट करना है
वो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी में अगर फोर्स लग रही है तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड होने लग जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना निकाला हमने, ये वाला फोर्स निकाला ना, तो वैसे से यहाँ लिख दो 2.5 इंटू 10 की पावर -8 यहाँ लिखो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 होता है। ठीक है, अब देखो इसे आगे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जो आंसर आएगा आपका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा 2.74 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है। एनसीईआरटी में बच्चों इसकी वैल्यू 2.5 आ रही है इंटू 10 की पावर 22। कंफ्यूज मत होना है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस वैल्यू की वजह से हो रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू आ रही है, क्योंकि उन्होंने 1/4 की वैल्यू थोड़ी सी 9 की जगह में 8 पॉइंट समथिंग कुछ ले रखी है, इसलिए हो रहा हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी तो निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो उसे कैसे निकालेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फोर्स तो यही वाला फोर्स आएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, इसी की वजह से तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको इससे अगर काटोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू आती है 1.497 आती है। देन बच्चों ये 10 की पावर -8 है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 की पावर 27 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ रहा है, आई थिंक ये 10 की पावर 19 आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस निकल गया आपका एक्सेलरेशन, क्वेश्चन कंप्लीट।